हर तरफ से पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो कि पहले फैसिलिटेटर था, फिर सालिस का रोल प्ले कर रहा था और अब लगता है कि सब चीज़ें डिसाइड ही पाकिस्तान कर रहा है। हम बाकायदा अपनी स्पेस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और उस स्पेस क्रिएट करने में हमारी इंटेंशन और गुडविल शामिल है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि 20 साल तक ईरान जो है वो गारंटी दे के यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। 20 साल की अगर गारंटी मांग रहे हैं तो 21वें साल फिर उसको इजाजत है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के आधी दुनिया को तबाह कर दे। वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी ट्रम्प की, वो इतना बुरी तरह इनको बैकफायर हुआ है, इतना इनका जानी और माली नुकसान हुआ है कि उस पर ये बात नहीं करते। ये दो ग्रुप्स की लड़ाई है, इन दो ग्रुप्स में जो जीत जाएगा वो अमेरिका का फैसला करेगा। अस्सलाम वालेकुम, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही हैं और इस तब्दीली के लिए देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ। और एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर, जिसे कहा जा रहा है शायद हतमी दौर होगा और मुआहिदा फाइनल हो जाएगा, उसके लिए तारीख जो है वो तय की जा रही है। मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं और एक अहम डेवलपमेंट यही है कि वज़ीर आज़म जद्दा में मौजूद और वहाँ पर उन्होंने MBS से मुलाकात की है और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जो कि तेहरान गए हैं और पूरी दुनिया को हैरान उन्होंने कर दिया है कि जब से जंग चली है 40-45 रोज़ के अंदर ये पहला आला सतही जो है वो किसी भी शख्सियत का तेहरान का या ईरान का दौरा है। तो आगे क्या होने जा रहा है, कैसे होगा और अमन की राह में अब कितनी रुकावटें बाकी रह गई हैं, बात करेंगे जी। इस वक्त हमें बड़ी ख़ास मेहमान ने ज्वाइन कर लिया, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है, आप इनके तज़किये देखते रहते हैं, डॉक्टर शाज़ी अनवर चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, ये जो एक दो रोज़ में ही इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, उससे पहले जो पहला दौर चल रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था शायद मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है, लेकिन अब तो हर तरफ से पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो कि पहले फैसिलिटेटर था, फिर सालिस का रोल प्ले कर रहा था और अब लगता है कि सब चीज़ें डिसाइड ही पाकिस्तान कर रहा है। क्या कहती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान फैसिलिटेटर तो था ही, लेकिन पाकिस्तान जो है इस पूरे जो प्रोसेस है उसका ब्लूप्रिंट बनाने में भी जो है बारहा जो है हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उसका ब्लूप्रिंट भी पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के आर्किटेक्ट को साथ लेके चल रहा है और इकोनॉमी को। तो और फिर फैसिलिटेट करने के लिए अगर दोनों पार्टीज को ये जगह या वेन्यू सूट की है तो ठीक है, लेकिन ये कोई इसके अंदर प्री कंडीशन नहीं थी कि वेन्यू भी, ये वेन्यू कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता होगा, लेकिन इशू ये है कि ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी किरदार है। और कलीदी किरदार जो है इन द सेंस ऑफ कि अब इस रीजन का फ्यूचर क्या होना है। जब तक हम इसको इस लेंस और इस ट्रेजेक्टरी से नहीं देखेंगे और बयानात से हटकर हम ये नहीं देखेंगे कि एक्शंस क्या हैं, टेंजिबल ग्राउंड पे एक्शंस क्या हैं, कि किस तरीके से हमने डिफरेंट कंट्रीज को इन्वॉल्व किया हुआ है, कौन-कौन जो है कहाँ किस इन्वॉल्वमेंट में है और उन कंट्रीज की क्या जो है वो रिजर्वेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हम उनको फिर मीडिएट कैसे करें। फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया की। जिस तरीके से हम ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ अलग-अलग तरीके से दोनों की रिजर्वेशंस और दोनों की एक्सपेक्टेशंस को हम मैप करके फिर उसके दरमियान कोई मिडल ग्राउंड बनाकर दोनों के पास दोबारा जाकर इस ब्रॉडर रीजन की किस्मत को बदलना चाह रहे हैं। जी। तो इस पे तो बाकायदा मैं कल देख रही थी कि एक प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी के ऊपर कह रहे हैं, जी ये एक ऐसी डॉक्ट्राइन है, अभी इसका नाम नहीं बना। तो ये अच्छा। यकीनन कोई डॉक्ट्राइन है, इसका एक हम्म। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बहरहाल मौजूद है। ये जंग जो है, जंगें शुरू होती हैं, बहुत डेवास्टेटिंग होती हैं और मुज़ाकरात से या अब्रप्टली खत्म हो जाती हैं। इस जंग ने इस प्रोसेस को थोड़ा-सा तेज़ कर दिया है, जो प्रोसेस ऑलरेडी जिस पे काम हो रहा है। सऊदी अरेबिया इस जंग से बहुत पहले अपने जो अपनी सिक्योरिटी है और अपनी इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। और डाइवर्सिफ़ाई करने में ये नहीं होता कि आपने पुराने एलाइज़ और पार्टनर्स जो हैं उनको कह देना होता है या उनका मुँह चिढ़ाना शुरू कर दें, जी आप जाएँ, आप यहाँ से, ऐसा नहीं होता। एक स्पेस जब खुद ही स्क्वीज़ होती है, तो दूसरी पार्टी उस स्पेस के लिए फिर खुद ही जो है वो चली जाती है या कोई और रास्ता ढूँढ लेती है, इंटीग्रेट करती है या रिकैलिब्रेट करती है। हम्म। अमेरिका के पास इस वक़्त जो उनकी हर हर कंट्री की अपनी एक इंटेल सिस्टम है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो जाती हैं वो हमारे से
बहुत ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, बहुत टेंजिबल इंफॉर्मेशन होती है। तो अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास बयानात की हद तक तो हम जो है वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करते रहे। लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, अगर वो इर्रेलेवेंट नहीं होना चाहते अगले ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वो ये है कि या तो रिकैलिब्रेट करें या फिर इंटीग्रेट करें। इस रीजन ने तो ये सोच लिया है कि इन्होंने अपने आपस की जो खौफ है, आपस में एक-दूसरे के साथ जो रंजिशें हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उनको खुद ही बैठकर हल करना है। किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं। कल बिल्कुल। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, बड़ा सटल सा बयान था कि हम बिल्कुल ठीक है, हमारी सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से जो है और जो है उसमें तादाद में इज़ाफ़ा हो गया है, तो हमारी सिक्योरिटी को एज़ सच कोई मसला नहीं। उन्होंने नहीं कहा कि हमें अमेरिका की सिक्योरिटी चाहिए नहीं या ये हुँ, बेसेस अब यहाँ पे बिल्कुल बर्डन बन गई हैं। ये कहना ही काफ़ी है कि हम सिक्योर हैं, हमारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम नहीं और हमारी सिक्योरिटी को क्यों प्रॉब्लम नहीं? पाकिस्तान की वजह से। और किसी में जुर्अत नहीं है, किसी में मजाल नहीं है कि इस चीज़ को क्वेश्चन कर सके। चीज़ें इतनी जो हैं वो चेंज हो गई हैं। कभी बिल्कुल। भले वक़्तों की बात होती, तो पाकिस्तान इस तरह एक वैक्यूम के अंदर स्पेस नहीं बना सकता। इतनी आसानी से अमेरिका जो है वो चुप करके नहीं बैठ सकता था। हम बाकायदा अपनी स्पेस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और उस स्पेस क्रिएट करने में हमारी इंटेंशन और गुडविल शामिल। हम कोई रीजन के हेजमॉन नहीं बनने जा रहे, उस डॉक्ट्राइन का क्या नाम होने वाला है हमें आज नहीं पता। लेकिन मैं मुसलसल यही कहती चली आ रही हूँ कि अगर आप एक सिंगुलैरिटी से एक जो है उसके जो एक डीप जो पैन शॉट है उससे आप इस पूरी सिनेरियो को देखेंगे तो आप कहेंगे, ओह! मुज़ाकरात हुए, फिर क्या हुआ? अब अगले ये मुज़ाकरात का साइकिल है, ये चलते रहना है। ये ठीक। एक मुज़ाकरात के बाद भी अगले मुज़ाकरात के आखिर में भी अगर हम उम्मीद रख लेंगे कि कोई 100 ईयर की पीस ट्रीटी साइन होने वाली है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना तो दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं, ना इज़राइल ने के अंदर से नफ़रत ख़त्म होनी है, ना अमेरिका की सुक्की ख़त्म होनी है और ना ही ईरान जो है उसकी डिप्लोमैटिक आइसोलेशन जो है, उस पे कोई वो ख़त्म होना है। इनको बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टमैटिकली डॉक्टर ख़त्म शाह जी, करना है बड़ा अहम और नुक्ता ये आपने उठाया है। और सबसे सबसे अहम बात तो अब ये भी लोग सोच रहे हैं कि जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे तो दस्तखत कौन करेगा? कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी आएँ इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए। और आपको तो पता है उनको ट्रॉफ़ी लेने का बड़ा शौक है और वो क्रेडिट लेने का बड़ा उनका शौक है। जब ये बात हो रही थी जेडी वेंस को उन्होंने कहा कि अगर तो मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसके रिस्पॉन्सिबल जेडी वेंस हैं और अगर कामयाब हो गए तो उसका क्रेडिट जो है वो मैं खुद लूँगा। तो इतना बड़ा अगर मौका आने वाला है और वैसे भी गैर मुल्की मीडिया जो है वो आज ये भी रिपोर्ट कर रहा है शायद फील्ड मार्शल जो हैं वो वाशिंगटन के लिए भी रवाना हो तेहरान के बाद। तो आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होंगे और उसके साथ साथ ईरानी क़यादत भी यहाँ पर पहुँचेगी फिर? दस्तखत होने से पहले तो ये तय होगा कि मुआहदे की तमाम जो क्लॉज़ेज़ हैं, उन पे काम हो चुका हुआ है। दोनों पार्टीज़ उस पे एग्री कर चुकी हैं और उससे पहले ये डिसाइड होगा कि मुआहदे के अंदर क्लॉज़ेज़ शामिल कौन-सी हैं। हुँ, 10 पॉइंट ईरान के हैं, 15 अमेरिका के हैं, अ, 4 या 5 पॉइंट जो हैं वो चाइना ने भी दिए हुए हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उनसे भी पूछा जाए तो 1-2 पॉइंट्स उनके भी होंगे क्योंकि ये जंग स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ यहाँ पे होने वाली बम्बार्डमेंट, यहाँ पे होने वाला इकोनॉमिक जो हॉल्ट है, वो किसी एक को तो उससे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की किस्मत का फैसला होना है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ओमान का तो डायरेक्ट उसकी टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर क्लेम है। तो वो दोनों इसको ईरान और ओमान इसको ऑपरेशन खुद मिलके करना चाहते हैं। तो इसमें ये 15-20 टोटल 30 अगर क्लॉज़ेज़ हैं, वो 30 पर्चियाँ अगर टेबल पे होंगी, तो दोनों पार्टीज़ ने पहले तो ये डिसाइड करना होगा जो कि मेरी उम्मीद थी कि पिछली मीटिंग अब जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाएँगे, इसमें से कौन-सी पार्टी की कौन-सी पर्ची उठाकर हमने उसको पॉइंट को लिख लेना है। हुँ, और फिर जब उसके बाद सीधा मुज़ाकरात संजीदा तो ये भी थे लाइक जो सिस्टमैटिक जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, जिसमें टीम भी है, इक़्तिसाद जो अमूर हैं उसको मईशत के माहिर बैठ जो न्यूक्लियर एनर्जी वाली बात है उसको न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स बैठ कहते हैं जो इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हैं उसको सिक्योरिटी मेरा ये ख़्याल था कि एटलीस्ट ये पहले के दिन जो है ये इकट्ठे बैठकर एजेंडा पॉइंट्स फिक्स कर लेंगे, कि हमारा फ्यूचर एजेंडा पॉइंट्स क्या है, किसकी पॉइंट्स में से हमने कौन-सा एजेंडा लिया है और कौन-सा एजेंडा हमने डिस्कशन के लिए लिया ही नहीं है।
और वहीं पे ये दोनों अड़ के बैठ गए कि ईरान का कहना था कि न्यूक्लियर वाला एजेंडा हमने एजेंडा पॉइंट्स में शामिल ही नहीं करना। आप बात कर रहे हैं जी आज ही हमें न्यूक्लियर आप दे दें, जितना एनरिच्ड हो गया है। आप समझ रहे हैं ना कि ये प्रोसेस चलता कैसे है, जी। कि पहले एजेंडा पॉइंट्स भी अभी डिस्कस नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ ये हुआ है जी मेरे ये 10 हैं, अमेरिका मान के आया है कि हमें ज़रूरत नहीं है एजेंडा पॉइंट डिस्कस करने की, ये अमेरिका का बयान था। उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं हम उनको एज़ अ बेस डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे एजेंडा फाइल नहीं करेंगे चीज़ों। यहाँ पे आके उन्होंने कहा नहीं, हम 15 भी टेबल पे लाने लगे, बैठकर हम अपने पॉइंटर्स अच्छा, बनाते हैं। ये और बात उस पहले पे भी ईरान सामने ने आई थी कहा डॉक्टर कि साहिबा, ये बात पहले भी सामने आई थी कि चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया हुआ था। ईरान भी 3% तक जो है ना इस तैयार हो चुका हुआ था यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, और अमेरिका भी इस पर तैयार था, लेकिन अचानक से अमेरिका ने कहा कि जी आप 0% पर लेके जाएं, तो ईरान को वो चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। एक तो इस पे हम बात करेंगे, दूसरा ये कि जो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि 20 साल तक ईरान जो है वो गारंटी दे कि यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। ईरान 5 साल तक के लिए तैयार है। आपको लगता है कि अब फ़र्क जो है वो थोड़ा सा कम ही रह गया हुआ है, कुछ बारगेन हो के 10 साल की अगर कोई फिगर आ जाती है तो इस पे बात हो सकती है? तो 20 साल की अगर गारंटी मांग रहे हैं तो 21वें साल फिर उसको इजाज़त है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के आधी दुनिया को तबाह कर दे। तो ये इस मज़ाक़-ख़ेज़ सवाल का क्या जवाब हो सकता है जो रख रहे हैं? अब मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इसका है क्या? इन्होंने जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के अंदर 60% उसको हासिल करने के लिए ईरान के अंदर ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं वो भेजने की कोशिश ये कर चुके होते हैं, जिस पे ईरान ने भी बात नहीं की है, मीडिया पे इसलिए खबर नहीं आई है। हमारे पास खबर सिर्फ ये है कि एक इनका जो फौजी है जी उसको ये रेस्ट है, वो वहाँ पे तबाह बर्बाद करके निकला है। वो एक फौजी वाली चीज़ जो है वो डीकॉय थी। ये वहाँ पे अस्फ़हान के अंदर इनको कोई इंटेल मिली थी कि ये वहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम को चोरी कर लेंगे। शायद बैगों में भर के कंधों पे उठा के ये भागने वाले थे। तो इन्होंने बहुत ही एक मेरीन एलीट जो फ़ोर्स है, उसके लोग जो हैं वहाँ भेजे। वो वहाँ बुरी तरह फँस गए। उनमें से कुछ मरे भी। तमाम जहाज़ इनके जो हैं वो बर्बाद हो गए। कुछ को ये रेस्क्यू करा के भागे वहाँ से। इरानियन मीडिया ने इस पे कोई लफ़्ज़ नहीं, उसने कहा कि जब राइट टाइम होगा, तो हम ये बात कर लेंगे। हमें क्या ज़रूरत है लोगों को बताते फिरें कि ये ग्राउंड इन्वेजन भी हम पे कर चुके हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो अब उस जी। यूरेनियम का अक्ल रखने वाले लोग ये कहते हैं कि क्या ईरान ने वो एनरिच्ड यूरेनियम एक ही जगह पे रखी होगी जिसे हम न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं? वो डस्ट हम्म। क्या एक ही किसी शॉपर में पड़ी हुई होनी थी असफ़हान के अंदर? वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी ट्रम्प की कि मैं जितनी भी मुझे मिलते हैं ना यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम डस्ट मिलती है, वो मेरे लड़के ले आए और मैं अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके तो बीच में से अपनी जान छुड़वाऊँ। वो इतना बुरी तरह इनको बैकफायर हुआ है, इतना इनका जानी और माली नुकसान हुआ है कि उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। उस पे हम भी बात नहीं कर रहे क्योंकि जो मैच्योर नेशंस होती हैं, हमें नहीं ज़रूरत कि हम इनको उकसाते रहें कि जी आपने तो ग्राउंड इन्वेजन भी करके देख लिया, आपका वो भी नहीं बना। हम्म। आपने उस यूरेनियम के ऊपर मुआहदा JCPO करके देख लिया बराक ओबामा के ज़माने में, ट्रम्प ने उसको ख़त्म करके देख लिया। मस्कत और ओमान में ईरान फिर बेचारा आमादा हो गया 0% के करीब जो ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का के बयान के मुताबिक कि चीज़ें पहुँची थी। अब आप एक नया एक तमाशा लेके आ गए हैं कि 20 साल के लिए आप एनरिच नहीं करें, तो फिर 21वें साल कर लें। और इसराइल जो है वो हिब्रू मीडिया में कहता फिर ने अगर इसराइल को और इसराइलियों को समझना है, तो आप हिब्रू मीडिया के बगैर नहीं समझ सकते हैं। वो खुल के बात वहाँ कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो खुल के नेतन्याहू कह रहा है कि ये अमरीकी पूरी की पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है मुझे डेली रिपोर्ट करती है। वो ये कह रहे हैं कि जी इनके पास से अगर आप न्यूक्लियर डस्ट एनरिच्ड वाली उठा भी लेते हैं और इनकी कैपेसिटी को आप बम्बार्डमेंट से खत्म भी कर देते हैं तो भी बंदे तो नहीं मरेंगे। आप बैठिए हमारे साथ स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे बात करिए, हमारे रेपरेशन की बात करिए। आप बैठ के हमारे साथ बात करिए कि आपने हमारे फ्रोज़न एसेट्स जो हैं वो कैसे वापस कर बैठ के हमारे साथ बात करिए कि आपने हम पे सैंक्शंस जो है वो कैसे खत्म करनी है। और फिर बैठ के हमारे साथ बात करिए कि जो हमारे एलाइन है अंसारुल्लाह, हिज़्बुल्लाह जो कि खुद ऑटोनॉमस भी हैं, वो हमारे पपेट नहीं है, लेकिन बहरहाल हम बैठ के बात करते हैं कि आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको मिटिगेट करें। हम्म। इन्होंने बैठते ही जो है वो स्टार्ट किया जी हम तो न्यूक्लियर जो है वो बीच में।
तो उसका ये एजेंडा पॉइंट्स ही डिस्कस नहीं कर पाए। अब जो पाकिस्तान जो है फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में है और वो कल सऊदी अरेबिया में थे। अब हम अपने फ्रेंड्स और एलाइज के साथ मिलकर सबको इत्तेमाद में लेते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि अब तो उसमें हम और यकीनन हम वॉशिंगटन से भी राब्ते में हैं कि अब एजेंडा पॉइंट्स तो एटलीस्ट हम पहले से सेट करके बैठ जाएं। उम्मीद है कि अमेरिका इस दफा इससे मुकरेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो ड्यूटी होती है मीडिएटर की ऑलरेडी कर ली, दोनों पार्टी से बात कर ली। जी। लेबनान बीच में शामिल है। 10 पॉइंट्स ये हैं, इस टाइम और इस फ्रेम पे बैठ के बात कर लेंगे और उसकी नॉन सीरियसनेस देखें कि जेडी वैंस जब पाकिस्तान लैंड करते हैं इस्लामाबाद में बिल्कुल भी प्रिपेयर होके इस तरह से नहीं आए हुए थे। वो आके उन्होंने कहा मुझे जेट लैग हो गया, 4 घंटे का नैप करना है। 4 घंटे तक जो है दुनिया मुँह देखती है, लंबा सफ़र है, तो आप रास्ते में नैप भी ले लें, फिर फ्रेश होके आएँ। आपको पता हो आपने डॉट टू डॉट जो है वो कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। अब टीम के अंदर टॉम एंड जेरी हैं और साथ में जेडी वैंस हैं जिनके पास डिसीजन की कोई पावर ही नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो एक हजूम है पीएचडीज का और फिलोसफर्स का और हाँ जी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का और सोशियोलॉजिस्ट का और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, का लेवल ही कुछ और है। और वो जब बैठे हैं तो अब पाकिस्तान कह रहा है जी ये मान के उठे थे कि आपके 10 पॉइंट इन्होंने जिक्र करने हैं, और ये माने थे कि जी न्यूक्लियर वाली बात को साइड पे रखते हैं। एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही मतलब है, जो ही आप डिस्कशन में न्यूक्लियर लाएंगे इसका मतलब है आप बम्बार्डमेंट दोबारा करना चाहते हैं। और जो कल की इसके बाद में जो बात मेरी बहुत लंबी हो जाती है, तो लास्ट पॉइंट ये है कि जो ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिन खातून को, अगर उसको आप बहुत ध्यान से पढ़े सुने, एक दफा के बाद जब मैंने इसे दोबारा सुना है तो वो बहुत क्लियरली अपना वे आउट आपको समझा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें वो ऑफ रैंप चाहिए जो कि निगोशिएशन में कुछ शराइत ऐसी हैं जैसे कि जो हमें दुनिया में विक्टोरियस बना देंगी। मसलन ईरान जो है वो मान जाए कि वो न्यूक्लियर तमाम जो है उससे दस्तबरदार होता है और हमारी शराइत मान लेगा, और साथ में स्टेट ऑफ होर्मुज को अनकंडीशनल खोल देगा। इन 2 बातों की विक्ट्री के अलावा उनका अपना ऑफ रैंप क्या है, और वो इतना खौफनाक है जो वो अपना बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जो है उसको ऑलरेडी हमने डिसफंक्शनल कर दिया है। एक हमने हल्ला और बोलना है, तो ये अगले 20 साल तक ये ज़मीन से उठ नहीं पाएगा। ये है इनकी हिडन स्ट्रैटेजी। हुँ। अगर ये नेगोशिएशंस वगैरह जो हैं किसी डेडलॉक का शिकार होती हैं और ये एक पार्टी जो है वो अब्रप्टली कहती है कि अब मैं दोबारा इस नेगोशिएशन में शामिल नहीं हूँ, तो फिर जो मैं बार-बार अर्ज़ करती हूँ कि नेगोशिएशन का साइकिल चलेगा और सही। सारा रीजन मिलकर ये कोशिश करता रहेगा कि ये थ्रेड ना टूटे। जो ही ये थ्रेड टूटता है, तो ट्रंप का ये कहना है कि एक हेवी बम्बार्डमेंट का साइकिल ईरान पे दोबारा होगा, जिसके बाद मेरे पास फेस कीपिंग ये होगी कि साइड पे कर दें आप सारे ऑब्जेक्टिव। लेकिन मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे, अब ईरान अगले 20 साल तक तो अपनी कमर ही जो है टूटी हुई को सीधी नहीं कर सकता। हम इनके ब्रिजेस से लेकर इनके इलेक्ट्रिक प्लांट्स से लेकर हर चीज़ हम इनकी तबाह-बर्बाद इनको ये बनाएँगे तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा, तो ये डॉक्टर है शाज़िया, उनका ऑफ ये रैंप जो सब सबको पता था कि जंग जो है वो तो अमेरिका की नहीं है, तो इसराइल की जंग है। अभी इसराइल में बड़ी खामोशी नज़र आ रही है। कुछ झाड़े-छाड़े भी उसको पड़ी हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी, जेडी वैंस से भी पड़ी हैं, नेतन्याहू को। अब मसला ये है कि ईरान और अमेरिका के तो चले किसी हद तक डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उधर लबनान में और इसराइल के जो मुज़ाकरात हैं वो भी हो रहे हैं और शायद कल उनके भी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। चूँकि लबनान एक अहम इशू रहा है जिसकी वजह से जंगबंदी भी ख़तरे में पड़ी हुई थी। आपको क्या लगता है कि इसराइल जो है उसने हमेशा एक तो स्पॉइलर का रोल प्ले किया जब जब मुज़ाकरात हुए हैं, इस मर्तबा क्या वो खामोशी से बैठा रहेगा? क्या अमेरिका उसे कंट्रोल कर लेगा इस दफ़ा? इसराइल जो है उसको हमें समझना पड़ेगा। इसराइल जब हम कहते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के पीछे हमारे दिमाग में होता क्या है? इसराइल का लफ्ज़ जब आता है तो इसका मतलब होता है नेतन्याहू और उसके जैसे अ, लाइक माइंडेड लोग जो कि अमेरिका और यूरोप में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि डुअल नेशनैलिटीज़ की बेसिस पे या तो अमेरिकन है या यूरोप की उनके पास कोई नेशनैलिटी है, और इन 2 चीज़ों के होते हुए बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा है और एक एस्केटोलॉजिकल व्यू पॉइंट है पूरी दुनिया का, जो कि तल्मुदिक इंटरप्रिटेशन पे बेस करता है। जब हम बात करते हैं इसराइल की, तो हम उस ग्रुप की, उन अनसीन, अननोन फेसेस की बात कर रहे होते हैं, जो यूरोप की 5 बैंकर्स फैमिली हैं, जो रॉथस्चाइल्ड्स हैं, सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स हैं,
मीरियम एडिल्सन जैसे लोग और लाइक माइंडेड, ये 3-4 के हमें नाम पता है, बाकियों के नाम भी नहीं पता होंगे, जी। जो दुनिया के मीडिया हब्स को ओन करते हैं और चलाते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर उनके शेयर्स हैं और पार्टनरशिप है, प्लस वो ज़ायनिस्ट हैं, प्लस वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, ज्यू ज़ायनिस्ट हैं, या यहूदी हैं, या इसराइल को अपना बेबी प्रोजेक्ट समझते हैं, या मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है। जब हम इस एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज़ इसराइल की बात करते हैं, तो हम पीछे बात कर रहे होते हैं इस पूरे ग्रुप की। अब इस ग्रुप के शिकंजे से व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद होने वाली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बच सकती है, डिपेंड करता है कि जो बाइडेन कैसे बच सकता था, ये कैसे बच सकते हैं, या इससे पहले बराक ओबामा कैसे बच सकता था। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी बेशुमार दौलत, वसाइल और इतनी ताकत है कि वो कॉलेज के अंदर एक अच्छा बोलने वाला बच्चा वहीं से टारगेट करते हैं और वहीं से उस पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं। हुँ। और फिर जब वो किसी पावर की कुर्सी पे या किसी ऑफिस में पहुंचता है, तो वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली और अपनी लाइफ में सोशली भी इतना कंप्रोमाइज़ हो चुका होता है, इतना फिक्सेट हो चुका होता है कि वो फिर लिंडज़ी ग्रैहाम बन जाता है। उसके पास फिर और कोई बात ही नहीं होती कि एपेक लॉबी के अलावा कोई बात करे। हुँ। अब ट्रम्प जो हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिवीज़न है। वो एक डिवीजन ये समझ रही है कि हम इस ग्रुप के हाईजैक हो चुके हैं और हम अपने ऑटोनोमस फैसले नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ग्रुप है, वो है ही ये, वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिका की जो है वो इंप्रेशन ख़राब हो रहा है या अमेरिका की हेजेमनी पे। इज़राइल को एग्ज़िस्ट करना चाहिए, इज़राइल की ऑपरेशनल फ्रीडम होनी चाहिए, इज़राइल को मिडल ईस्ट का एक हेजमॉन होना चाहिए। हमने 7 मुल्कों की लिस्ट बनाई हुई थी। ये 7वां आखिर क्या लोहे का बना हुआ है? ये टूट ही नहीं सकता, फ़ौलाद का बना हुआ है। थोड़ा-सा और धक्का देते हैं, थोड़ा-सा एक स्टेप और आगे जाते हैं। बशार अल असद ने 20 साल ले लिए गिरने-गिरने में, गिराया ना आखिर हमने। अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे अल-कायदा का, आइसिस का अल-शरा और जुलानी बिठा दिया। जी। लिबिया में हमने किया ना, मुअम्मर कद्दाफ़ी का उसी के बंदों से, उसी के लोगों से उसकी आंतें तक निकलवा दी हमने पब्लिकली, किया हमने। लटका दिया हमने सद्दाम हुसैन को। तो ये आखिरी में ऐसा कौन-सा है कि हमारी पिछली 70 साल की इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो है मिट्टी में मिल जाए? क्यों? क्योंकि जी अमेरिका को एकदम से याद आ गया है कि जी मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है, मैं एक्सपोज़ हो रहा हूँ। तो ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई है। हुँ। इन 2 ग्रुप्स में जो जीत जाएगा वो अमेरिका का फैसला करेगा। और अगर वो अमेरिका का फैसला इस तरह करता है कि हमें हर कीमत पे ईरान जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा हुआ डिसफंक्शनल सा चाहिए, तो फिर अमेरिका उसी तरफ जाएगा। और अगर जो ट्रम्प है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे खुद को, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को, अमरीकियों को, अमेरिका को एज़ अ ब्रांड बचाना है, तो फिर वो फैसला नहीं करेंगे। तो लास्ट टाइम जिसने हिस्ट्री में ये कोशिश की थी वो जॉन एफ कैनेडी है, जिसकी असैसिनेशन हो गई थी। 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ट्रम्प पे ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। बीवी उसकी 3 दिन पहले अब्रप्टली जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कह रही है कि आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद द एप्स्टीन। अब अल्लाह जाने उसको पीछे से कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं। जी। तो ये सारे का सारा नेटवर्क है। उसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इन सब ने मिलके सोचा है कि इस पागलपन को तो साथ-साथ लेके चलेंगे ही। ये लोग इतने मजबूर और इतने कंप्रोमाइज़ हैं कि अब इन पे तरस आना शुरू हो गया है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड वॉल। हुँ। समझ नहीं उनको आती कि अपना मेगा क्राउड बचाएँ और एक सेन डिसीजन लें, या मिरियम एडल्सन से लिए हुए $300 ट्रिलियन जो डोनेशन है, जिसकी बुनियाद पर मैं आज सदर बना हूँ, वो उनका मुँह रखना है। क्या करना है? अच्छा, तो अच्छा ये जब एक मुल्क डॉक्टर जो है साहिबा, उसकी ये बड़े अहम प्रॉब्लम। नुकात आप बता रही हैं। अगर खलीजी ममालिक का भी आपने भी ज़िक्र किया है, बट मसला ये है कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला तो अमेरिका ही उन्हें प्रोवाइड करता था। इस जंग के बाद क्या अरब ममालिक को कोई होश आ गया है? जैसे सऊदी अरब में तो चले हम देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे भी पहुंच गए हैं, वहाँ पर एक बेस में पाकिस्तान के दस्ते भी तैनात हो चुके हुए हैं। फिर सऊदी अरब के साथ वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब कतर की बात कर ली जाए, दीगर खलीजी ममालिक की बात कर ली जाए, क्या उन्हें होश आया है कि उनके साथ इतने सालों में हुआ क्या है? वो $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी वो डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं और मंसूबों का ऐलान ऐलान हो रहा है, 40-40 करोड़ डॉलर के जहाज़ उसे गिफ्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एंड पे वो तो बिल्कुल बेबस हो जाते। अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता और ईरान जो है बाकायदा तौर पर हमले जारी रखता, तो फिर उनको बचाने वाला कौन था पीछे फिर?
इनको नहीं समझ आई तो इसका मतलब है कि बेवकूफ़ है, लेकिन इनको समझ ऑलरेडी आई हुई है। ठीक। इस चीज़ को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जितने ये नासमझ हमें गल्फ़ के मोनार्क लग रहे हैं, ये इतने नासमझ हैं नहीं। अब इनकी हकीकत को अगर देखें तो इनके पास जब ऑयल आता है तो ये एक रेत के ऊपर जो है अपनी सल्तनतें कायम करते हैं और इनके इर्द-गिर्द अरब सल्तनतें ऑलरेडी सिविलाइज़ेशनल मौजूद हैं, हज़ार-हा साल पुरानी, हज़ारों से 6000 7 साल। यमनी तहज़ीब आप देख लें, लवात की आप देख लें, इधर फ़लस्तीन की अरबी देख लें, आप मिस्र तक चले जाएँ। अरब कोई छोटी-सी जगह का नाम तो नहीं है, अरब सिर्फ़ खलीज में तो नहीं रहते। खलीज में तो मेकशिफ्ट जो ट्रांज़िट ट्रांज़िट की बुनियाद पे रहने वाले क्योंकि वेदर बहुत एक्सट्रीम है, तो इन्हेबिटेंट उसके अंदर परमानेंटली हो ही नहीं सकती। तो ये जब इनको यहाँ तेल मिलता है और ये चंद कबाइल और चंद फैमिलीज़ यहाँ पे बादशाहियत कायम करती हैं और हमें ये बातें खुल के करनी पड़ेंगी वरना जिन लोगों के लिए आप और मैं हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उनको पॉइंट ही समझ नहीं आएगा ना कि हम बात क्या करना चाह रहे जी। हैं। तो उसमें ये जब आपके जो जब इन्होंने अपनी बादशाहतें कायम की हैं, तो इनको एक ऐसी ताकत और सपोर्ट चाहिए थी जो कि ऑलरेडी वहाँ पे अरब सिविलाइज़ेशन थी, उनको अंडरमाइन करना है। तो इन्होंने सबसे पहले मुकाबला करना था अपने ही अरबी बहन-भाइयों से। इन्होंने सबसे पहले मेहनत करनी थी यमनियों को कमज़ोर करने में और इन्हों से मेरी मुराद है अक्रॉस द बोर्ड। फिर इन्होंने मेहनत करनी थी पूरा लवात जो है, कहाँ सीरिया से लेकर आप उसमें कोनिया के बॉर्डर तक आ जाएँ और फिर उसके बाद आप इराक भी आधा उसमें शामिल कर लें। ये सारे का सारा जो है इन्होंने वीक करना था क्योंकि ये तहज़ीबें हैं ना यहाँ पे दिमिश्क की यूनिवर्सिटियाँ और यमन के अंदर जो है वो मदरसे किस-किस ज़माने में, ये वो अलिफ लैलवी कलियाँ हैं जहाँ पे तहज़ीब उस वक़्त आ चुकी हुई थी जब यूरोप में तहज़ीब नहीं लोग डेली बेसिस पे अ, हंटर्स की तरह जो है वो सर्वाइव करते थे। ये वो तहज़ीब की जगह है। तो जब चंद ख़ानदानों को, कबीलों को दौलत मिलती है और वो शीशे के महल बनाने के बारे में सोचते हैं, तो उनके बारे में पहला सवाल ये होता है कि अब आने वाली सिविलाइज़ेशन भी हम हैं और ये जो तहज़ीबें हैं, इनको हमने ख़त्म कर देना है, अंडरमाइन कर देना है, परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में डाल देना है, कमर इनकी तोड़ देनी है, इनको उठने नहीं देना। तो करना कैसे है? क्योंकि फैसिलिटेशन जो है, वो तो कॉलोनियल माइंडसेट जब ब्रिटिश जा रहे थे, तो वो यहाँ पे ये स्टेट्स बना के जा रहे थे फुटे रखकर, हुँ। उन्हीं से मदद लेनी है। उन्हीं ने प्रॉक्सी दी है फिर अमेरिका की, उन्हीं ने इनको बताया है कि यहाँ पे हम आपको सिक्योर करेंगे। अपना एक बेबी प्रोजेक्ट वो इज़राइल के नाम पे साइड पे वैसे ही चला रहे थे। उनके ज़हन में था कि हम यहाँ पे बेस बेस करके अपने बेस कैंप बना के उस अपने बेबी प्रोजेक्ट को बचाएँगे, क्योंकि इन मुसलमानों को चाहे आज इनके दरमियान में ये हमें समझ आ रहा है कि इनको यमनी और इधर से सीरिया के लोग और फ़लस्तीनी और अरब इधर-उधर नहीं चाहिए, ये हमारे साथ चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी हैं तो मुसलमान। तो हमें यहाँ पे अपना मुस्तकिल अड्डा इज़राइल की सूरत में बनाना है। वो अलग अलग डुअल गेम खेल रहे थे यहाँ पे रहने के लिए। ये अरबी जो थे, ये भी जानते थे कि हमें इर्द-गिर्द अपने ही भाइयों को कमज़ोर करके उनकी कमरें तोड़नी है और खुद अपनी हेजेमनी बनानी है और उसके लिए हमने डेविल के साथ हैंडशेक करना है और 70 साल लो एंड बिहोल्ड 70 साल भी नहीं गुज़रते, तो ये सारे का सारा जो है पर्दा इस तरह से चाक हो जाता है कि हर चीज़ खुल के हमारे सामने आ जाती हुँ। है। उसमें से कुछ जो है एम्बिशियस, समझदार, चालाक लोग जो हैं, वो खुद को ऑलरेडी डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। वो चीज़ों को इधर से उधर देख रहे हैं कि अब अकेला एक ही सपोर्ट से हमारा काम नहीं चलना, सपोर्ट उनको बहरहाल चाहिए। और कुछ जो हैं, वो इस पुराने साइकोलॉजिकल वेब के अंदर बुरी तरह से फँस गए हैं, जैसे बहरीन, यूएई, क्योंकि जो बातें बंद दरवाज़ों के पीछे होती थी, उन्होंने उन बातों को इंटरनलाइज़ कर लिया हुआ है। जी। उनको बंद दरवाज़ों के पीछे इनकी एग्रीमेंट्स थे कि इज़राइल को थोड़ा-सा एज देना है, फ़लस्तीनियों के लिए ज़्यादा बोलना नहीं है। तो ये सारी गल्फ़ स्टेट्स जो हैं ओआईसी की मीटिंग में आकर मज़म्मती करारदादें देकर घरों को चले जाते थे। उन ठीक। मज़म्मती करारदादों के पीछे ये नहीं था कि फ़लस्तीनियों का दुःख नज़र नहीं आ रहा। उसके पीछे ये अरेंजमेंट थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से गाइडेंस थी कि आपने मज़म्मती करारदाद देनी है पर इज़राइल को भी ज़्यादा टच नहीं करना। उसमें से हुँ। कुछ जो हैं, वो तो ज़हनी तौर पे इस चीज़ से बाहर निकल आए, कुछ उसके अंदर फँस चुके हैं। अब वो ईरान के सामने खड़े हो गए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि ये बेसेस अमेरिका ने यहाँ पे आकर पल्ले से नहीं बनाई थी, बनाकर भी यहाँ पे इन्हीं लोगों ने दी हुई।
अब उनको समझ में आ रहा है, जिसमें अकल का सबसे पहला जो मुज़ाहिरा है और वो हमेशा सऊदी अरेबिया से किया जाता है। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बड़े सहज तरीके से इस चीज़ को अपने से काटना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये बात हतमी तौर पे साबित करती है, जब मैं ब्रॉडर सिक्योरिटी की बात करती हूँ, तो उसमें तो फिर ये भी उनको समझाना है कि यमनियों की भी जान छोड़ दें, हम्म। सीरियाओं को भी माफ़ कर दें, अपने ही भाइयों को सूडान में भी जो है थोड़ा-सा हाथ हल्का रखें। जिस दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हुई है और यूएई की बंदरगाह से मालो-दौलत सामान जो है, मैं उस सामान का नाम नहीं लूँगी, जाना बंद हुआ है। सूडान के अंदर सुकून होया हुआ है। हम्म। ये इनमें से कुछ स्टेट्स जो हैं ये तो जो दहशतगर्द तो बड़ा भारी लफ्ज़ होगा, ये इरिटेंट्स जो एलिमेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करके ओपन मार्केट में उनकी बेटिंग करते हैं और ले लो जिसको जितने चाहिए। ये हमसे मत पूछिए, हम हमारी डिप्लोमैटिक अच्छा, ये कॉस्टिंग वैसे आपने हमारा बिल्कुल बड़ा बड़ा अहम नुक्ता उठाया डॉक्टर साहिबा। और एक तजवीज़ ये भी थी कि यहीं से कुछ लोग जो है, जिसे कहते हैं रेंट पे कुछ फोर्स उठा के वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन जो है वो पैदा कर दी जाए, और वो जो आप कह रही थी कि यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम को लेके निकलें, और कुछ दस्ते जो हैं हज़ारों की तादाद में, कुछ तो आपने कुछ का नाम ले लिया, कुछ का नहीं लिया, लेकिन समझने वाले इस बात को समझ चुके हैं कि ये प्लान इनका शामिल था इस चीज़ में। फिलहाल के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है बाकी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी और काफ़ी अहम नुकात जो हैं डॉक्टर शाज़िया ने उठाए हैं। और डॉक्टर शाज़िया ये कह रही थी कि इस वक्त एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, और देखना होगा इसका आउटकम क्या निकलता है। और साइन अगर इस्लामाबाद में होते हैं तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी होगी, एक के बाद एक बड़ी कामयाबी, सिफारती मैदान में भी, सियासी मैदान में भी, अस्करी मैदान में भी, और पूरी दुनिया में इस वक्त तारीफ़ों के जो है वो तारीफ़ें की जा रही हैं, फील्ड मार्शल की, वज़ीर आज़म की। इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी एफ़र्ट्स हो रही हैं, वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, फील्ड मार्शल तेहरान गए, और वाशिंगटन से भी बड़े अच्छे अच्छे बयानात सामने आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों और इस खित्ते में अमन हो सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।